नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक सर्वे का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 15% वेटेज रहता है एग्जाम में। पिछली साल भी हमने देखा था कि 15 के आसपास क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से जो है पूछे गए थे। और एक इकोनॉमिक सर्वे का ऐसे ही एमसीक्यू शुरू किया था, उससे भी 10 क्वेश्चन एक आए थे वीडियो से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। पूरे क्वेश्चन जितने लिए हैं सब इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन के नीचे उस पेज को अटैच किया है जो इकोनॉमिक सर्वे में लगा हुआ है। पूरा जहाँ जहाँ जितने क्वेश्चन आप देखेंगे। बड़ा लेंदी टॉपिक है, और ऑलमोस्ट कोशिश करिए कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपका जो है वो इसमें तैयार हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है। ठीक है, पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 4 चीजों में से लॉ एंड ऑर्डर अगर कहा जाए इसके 4 स्तंभों में शामिल नहीं। तो पहले तो समझे, प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वर्ष 2020 में महामारी के दौरान जो अग्रणी सोच रखते हुए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 लेकर आए। अब इस मैप के अंदर 4 जो पिलर्स हैं वो ये हैं, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो उसमें से 3 मैंने यहाँ से लिए हैं। इसी को मैंने जो अगर कहा जाए इस फाइल में भी बताया कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मैप है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको आत्मनिर्भर एक्चुअल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो 2023 था वो मतलब जारी हुआ था 12 नवंबर 2020 को। ये जो दिख रहा होगा, जिस समय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री थे। अब इसके अंदर 4 हिस्सों में इसको, पहले तो आत्मनिर्भर का मीनिंग है ना। ये आत्म, इसको आप चाहें तो ए से नीति, एन से नीति, ए से एक्शन, एम से मिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको कर सकते हैं। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको वर्क करना है, यानी हमारा रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब जो है अगर कहा जाए हम कैसे इसको बेहतर करेंगे, तो रोड और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड गवर्नेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस 4 बातों को लेकर यही इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने 4 बातें यहाँ रखी, यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपको ये सेम आ जाए। हालांकि इसके कई और जो अगर कहा जाए मतलब इसके अंदर जो है वो सब ग्रुप्स में है। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, अर्बन डेवलपमेंट है, वाटर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक है। ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखे। सुशासन में हम कैसे जो है पब्लिक सर्विस को बेहतर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को कैसे करेंगे, ग्रीवियंस सिस्टम जो है उसको कैसे सुधारेंगे, यानी शिकायत निवारण तंत्र उसको कैसे बेहतर किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम जाएं तो स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को हम कैसे बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन को कैसे बढ़ाएंगे, स्कूल एजुकेशन पे हम क्या काम करेंगे। ऐसे इन्होंने क्या करा है, इसको कई सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया। मुझे लगता है कि एक आइडियल फेसेस में हम अगर इसको याद ना करें तो भी हमको ये थोड़ा सा समझ पड़ता है कि अगर वो बोल रहा है इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर क्या है, फिशरिंग है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, यानी पशुपालन है, मत्स्यन है। ये सब कृषि से जुड़े हुए संबंधित क्षेत्र। इन क्षेत्रों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ना केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। हम अगर उद्योगों के लिए काम करें, आज हम अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर क्षेत्र उद्योग ही है। हम अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज, आज हिंदुस्तान में अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज, कई मिनरल्स में हम टॉप 5 के अंदर आते हैं, उनको हम कैसे बेहतर यूटिलाइज करें, वो जो है वो उसके अंदर जो है वो बात है। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश करी कि 4 जो है वो अगर कहा जाए इसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना है। 2022 के पंचायत निर्वाचन में 3,95,564 जनप्रतिनिधि चुने गए। इनमें लगभग कितनी महिलाएं थी। अब ये मैं, ऐसे तो आंसर आप 50% महिला आरक्षण है ही हमारे यहाँ पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के अंदर जो है वो। तो हम अगर पंचायत के अंदर महिला आरक्षण की बात करें, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो उससे फिगर में हम यहाँ आ सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि वो आपको 3,95,564 फिगर दे। वो डायरेक्ट ये फिगर दे देगा हमारे यहाँ। तब हमें ये आइडिया नहीं होता कि यार हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसमें, यहाँ। अब ये प्रश्न क्यों, देखो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बकायदा डाला है
ये लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% के आरक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2022, आप बहुत अच्छे से जानते हो, वर्ष 2022 में छठवें पंचायत के चुनाव हुए। जब मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम लागू किया हमने 93 में, जब वो एक्ट लाके आए हम, उसके बाद से हमने 94 से पंचायत इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करी। और इस प्रक्रिया के तहत आज 2025 तक मध्य प्रदेश में पांच बोल रहा हूँ, 6 बार जो है अगर कहा जाए पंचायत के इलेक्शंस हो चुके हैं। तो एक तो पहला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि ओवरऑल कितने पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं, तो 6। लास्ट टाइम कब हुए थे, तो 2022। कुल कितने जनप्रतिनिधि चुने गए, तो 3,95,564, उसमें भी 1,97,000। तो महिला वाला फिगर जरूर याद रखें कि महिलाओं का जो है वो फिगर अगर कहा जाए इतना था। तो हमें क्या होता है कि जो एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है, वो फिगर वो कहाँ से उठाता है। जैसे अगर हम 2022 के चुनाव से देखें तो 16 नगर निगम थे, 98 नगर पालिकाएं थी, 298 नगर परिषद थी। वो आंकड़ा यहाँ से उठाएगा। वो ऐसा पूछेगा 2022 के जो है वो म्यूनसिपालिटी इलेक्शन के समय नगर निगमों की संख्या कितनी थी, नगर पालिकाओं की संख्या कितनी थी, नगर परिषदों की संख्या कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं। तो ये याद रखिएगा। बाकी 6 पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल एमपी इलेक्शन कमीशन ऐसे टाइप करना है। इस तरह से आपको एमपी इलेक्शन कमीशन की एक वेबसाइट खुलेगी। ऊपर आपको निर्वाचन का एक जो है अगर कहा जाए हिस्टोरिकल सिनेरियो जो है वो मिलेगा। यहाँ से आप जो है वो पंचायत या म्यूनसिपालिटी के निर्वाचन एक नज़र में देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने बता दिया। पहला इलेक्शन हुआ 94 में, दूसरा 1999 2000 में। यहाँ पर ये जो इलेक्शंस की जो दिख रही है ना कि कब कब जो है वो, तीसरा 2004-05, चौथा जो है वो अगर कहा जाए 9-10, फिर 14-15, फिर होना था 20 में, बट कोविड के कारण नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली जो है वो छठवां इलेक्शन हुआ 2022 में। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बार हमारे यहाँ पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है अच्छा फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। वापस चले जाते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब यूं तो हमको वन लाइन फैक्ट में ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं, पर एग्जाम में क्या होता है ना कि थोड़ी सी डेट पुरानी हो जाती, 2020 अब हम 2025 में, 18 की डेट कौन याद करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में कैसे लिखे जाते हैं, देखिए ना। अब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक आर्टिकल पंच किया कि जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया। ऐसा आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम हमने भी शुरू किया था, वो हमारा इनिशिएटिव था। ये जिला कार्यक्रम भारत सरकार का। देश में अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों को सामाजिक आर्थिक, अब ये भी पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जो जिला कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कमजोर डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर कहा जाए, ये जो है वो अगर कहा जाए कार्यक्रम शुरू किया गया था यहाँ पर। अब इसकी एक मैंने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ डाली है। नीति आयोग ने, ये याद रखिएगा ना, 4 जुलाई 2024 की नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान शुरू किया। तो हो सकता है कि संपूर्ण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, ये प्रश्न अभी 2024 के करंट अफेयर्स के हिसाब से जो है वो पूछ लिया जाए, आपको आ सकता है। तो दिख रहा है कि संपूर्णता अभियान नीति आयोग की एक पहल है। इसका मकसद देश में आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉकों में विकास में तेजी लाना। ये यूनिक क्वेश्चन हो गया। ये जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे ही जो है अगर कहा जाए कि ऊपर ही टिका रहेगा पेपर, नहीं। अभी हमें एक संपूर्णता अभियान का जो है वो क्वेश्चन मिल गया। दिख रहा है कि 500 जो है वो आकांक्षी ब्लॉक हैं, 112 आकांक्षी जिले पर ये काम कर रहे हैं। उनको और कैसे जो है वो तेजी से जो है वो मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसके लिए इसको जो है वो शुरू किया गया। तो बाकी ये आर्टिकल हमारे लिए कोई ज्यादा काम का नहीं है। यहाँ पर हाँ, आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकास में तो आप स्क्रीन रोक कर तो इसको देख सकते हैं कि किन सेक्टर्स पे हम जो है वो उसमें फोकस कर रहे हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई गवर्नेंस आपका टॉपिक है। जितने भी लोग, चाहे वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, सब में ये टॉपिक्स तो कॉमन है। तो मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस के लिए शुरू की गई सुविधाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही सम्मिलित। सीएम हेल्पलाइन 2014, महिला हेल्पलाइन 2020, समाधान एक दिन 2018 और सीएम जनसेवा 2023। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिया, तो ये देखिए पूरा एक आर्टिकल उन्होंने छापा है। यहाँ पर वो लिख रहे हैं, मैंने उतना ही लिया जितना काम का था, कि सीएम जन सेवा 181 का शुभारंभ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। एक तो ये समझ पड़ गया कि भाई ये लोक सेवा गारंटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एक सिंपल एक की वर्ड टाइप करें, सीएम हेल्पलाइन,
तो सीएम हेल्पलाइन जो हम जब देखते हैं तो इसके अबाउट अस में हमको ये सब चीजें जो है लिखी मिल जाती हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये हमको बताता है। पहला हमको ये बहुत अच्छी जानकारी पता चलती है यहाँ पर कि सीएम हेल्पलाइन सर्विस 31 जुलाई 2014 को शुरू हुई, नंबर वन तैयार हो गया। दूसरा, कौन मैनेज कर रहा है? लोक सेवा प्रबंधन विभाग, है ना। लोक सेवा जो है पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहा है? कॉल सेंटर के द्वारा नागरिकों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अगर किसी को कोई योजना की जानकारी चाहिए तो वो भी ले सकता है, प्लस वो चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जो है वो इस पर डिस्कशन कर सकता है। इसके लिए हमने ये 2014 में, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग डिपार्टमेंट कौन सा है? लोक सेवा प्रबंधन विभाग। फिर इसी में समय समय पर उन्होंने क्या करा, कई इनिशिएटिव्स जो है वो जोड़े, जैसे सीएम जनसेवा। अब वो प्रक्रिया जो है अगर कहा जाए कि जनसेवा की उन्होंने घोषणा तो कर दी 26 दिसंबर 2000 जो अगर कहा जाए को, लेकिन फुल फ्लैश तरीके से कब आई? यहाँ पर ये कि जो अगर कहा जाए कि 11 जनवरी 2021 को जो है वर्तमान माध्यम से सात सेवाओं के रूप में इसको जो है फुल फ्लैश शुरू किया गया। यहाँ पर जो लिखा है इसको भी समझे कि सीएम जनसेवा दिनांक 26 का शुभारंभ किया गया और उसके बाद फुल फ्लैश काम करने लगी। नीचे जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा वो महिला हेल्पलाइन कब शुरू करी, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो महिला हेल्पलाइन 8 मार्च 2020 को शुरू करी। ऐसी और भी सेवाएं हैं जो सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश शासन जो है वो कर रही है। जैसे हमारा ये सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है, ये भारत सरकार के पोर्टल के साथ जो है अगर कहा जाए कि जोड़ दिया गया, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं यहाँ। इसीलिए ये क्वेश्चन को जो है वो हमने यहाँ से लिंक करा यहाँ। तो ये बकायदा पूरा के पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला है घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश के 51 जातियों को घुमंतु अर्ध घुमंतु के रूप में अधिसूचित किया गया, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में 30 जातियों को घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के रूप में जो अगर कहा जाए कि अधिसूचित किया गया, ये भी जो है वो सही। ऊपर जो है वो विमुक्त घुमंतु लिखा है, यहाँ पर अगर विमुक्त घुमंतु और विमुक्त, उसमें से घुमंतु और अर्ध घुमंतु ये दोनों वर्ड अलग अलग। मध्य प्रदेश की 21 जातियों को विमुक्त समुदाय के रूप में जो अगर कहा जाए, यानी विमुक्त और घुमंतु के अंदर से हमने घुमंतु कर दिए, घुमंतु 30 हो गए और विमुक्त हो गए 21। और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 2013 में की गई। अब यहाँ से अगर आप टेक्निकली यहाँ से देखें तो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है जो मैंने बोला, उसी को मैंने क्रॉप करके जो है वो डाला। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में मैं अपनी अप्रोच पे काम नहीं कर रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ, लेकिन जहां वो आंकड़े जो दे रहे हैं वही आंकड़े मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वो उन्हीं आंकड़ों को सही मानेंगे। तो मध्य प्रदेश में 51 जातियों को विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु, इसमें से 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं, 21 विमुक्त समुदाय के रूप में अधिसूचित की गई। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य में इनके विकास, कल्याण और पृथक रूप से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति कल्याण विभाग की स्थापना 22/6/2011 को की गई। फिर जो है वो इसका नाम 2021 में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग कर दिया गया, और विभाग इनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए योजनाएं संचालित कर रहा है। तो एक ही प्रश्न के अंदर हमको चार चीजें मिल रही हैं। पहला, फिगर्स मिल रहे हैं 51, 30, 21। फिर जो है वो डेट्स मिल रही हैं 2011, 2021। ये हमको जो है वो याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने दिमाग के हिसाब से जो है नहीं चल रहे। इकोनॉमिक सर्वे में जो बात है उसको लेके चल रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री निकाह योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 में प्रारंभ की गई। ये फिगर हो गए चार। अब इसमें ये गलत क्यों है? तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को यहां से देखें, अभी एक टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर हुआ था, यही क्वेश्चन आया था, सेम कट पेस्ट हो गया सेम। जो भी बच्चा अगर टैक्सेशन असिस्टेंट वाला है तो वो मैसेज कर देगा, हाँ सर यही वाला आया था। ऊपर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 को प्रारंभ की गई, साथ ही वर्ष 2012-13 में निकाह योजना आरंभ की गई। ठीक है, उसमें ये नीचे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि हम 55,000 रुपए दे रहे हैं। कब से जो है अगर कहा जाए आदेश आया संशोधित योजना का? 28/3/2023। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स उसमें टैक्सेशन असिस्टेंट में पूछा था कि उसमें नगद कितना पैसा मिलता है, ऐसा कुछ करके आया था। यही क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि ये कट पेस्ट करके क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं कि हमने तो योजना पढ़ी, हमको मिला ही नहीं। ये प्रश्न जो है अगर कहा जाए कहाँ से पूछा गया, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं दिखाता हूँ। प्रश्न को देखने का बेनिफिट यह होता है
कि हमको नेचर समझ पड़ता है कि हम अगर इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ रहे हैं तो हमें किस नजरिए से जो अगर कहा जाए उसको पढ़ना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका नजरिए, टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर हुआ था अभी, पिछले साल ही हुआ है। इस पेपर में अगर आप ध्यान से देखो, इसी में कहीं इसमें तीन, मतलब इसमें तो पांच छह क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही इकोनॉमिक सर्विस, डायरेक्ट ही, जो अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में जो है वो आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं। अब इसमें मैं पहले तो वो क्वेश्चन तक ले जाऊँ आपको, जिससे कि, क्योंकि अभी हमारे पास समय उतना ही है कि हम उसी पे बात कर पाए। एक सेकंड होल्ड कीजिए, देखिए इसी में यही कहीं क्वेश्चन है। ये पढ़वा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको नेचर समझ पड़ना चाहिए क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए कि जो उलझाने वाला क्वेश्चन है वो कैसे जो है पूछा जाता है। ये देखो, प्रश्न को पढ़िए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह श्लाघ कर दिया निकाय योजना के अंदर कितनी राशि वधु के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है। अब इसमें क्या बच्चे ने क्या पढ़ रखा है, 55,000, पर चेक द्वारा 55 थोड़ी दे रहे हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को यहां पढ़ें जो हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि प्रति कन्या के मान से 49,000 रुपए की राशि वधु को अकाउंट पे ही चेक द्वारा जो है वो दी जाएगी। बाकी छह राशि जो है वो आयोजनकर्ता को निकाह के लिए होगी, कि जो सामान आमन देगा, पूरा काम करेगा उसके लिए। तो आप खुद देखो ना, प्रश्न उसने यहीं से तो कट पेस्ट किया, प्रश्न उसने यहीं से जो है अगर कहा जाए कट पेस्ट किया यहाँ। तो टेक्निकली मुख्यमंत्री जो है अगर कहा जाए कन्या विवाह निकाह के तहत जो है वो यहाँ। तो प्रश्न को समझना जरूरी। और इकोनॉमिक सर्वे में यही एक बेनिफिट मिलता है कि हमको कई चीजें समझने का मौका मिलता है। अगला है स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार योजना 2001 निम्न में से किस वर्ग के उत्थान के लिए शुरू की गई। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे खोला भी है, इसमें अगर हम 306 नंबर के पेज पे चले जाएं, ये हम एंटर हो गए। एक सेकेंड, सर्च नहीं हुआ ये हम चले गए 306। तो यहाँ पर पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए, अब यहाँ से पिछड़े वर्ग की कहानी शुरू हो गई। तो पिछड़े वर्ग के लिए, ये सब पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे पे ना जाएं अभी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार समाज सेवियों को सम्मान दिए जाने की योजना 2001 में प्रारंभ की गई। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों को सम्मानित किया जाता है, 2001 से शुरू हुई। ये क्वेश्चन में मैंने डाला। जस्ट उसके नीचे महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग जो है वो सेवा राज्य पुरस्कार योजना, ये 2016-17 में शुरू की गई। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हैं, पता चले अनुसूचित जाति लगाए। क्योंकि जब भी हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, उनकी किताब की बात करते हैं गुलामगिरी, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं उनने और सावित्रीबाई फुले ने कैसे जो अगर कहा जाए कि अनुसूचित जाति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। उनके एफर्ट्स तो मैं मतलब आप सावित्रीबाई फुले को देखो कि उन्होंने बालिका शिक्षाओं के लिए कितना कदम उठाया है। वो एक साड़ी रख के ले जाती थी, लोग उनके गोबर फेंकते थे, मैला फेंकते थे। मतलब सोचिए, वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़े आगे बढ़े। तो हम उससे लिंक करेंगे तो गड़बड़ हो। तो महात्मा ज्योतिबा फुले दिख रहा है, सावित्रीबाई फुले दिख रहा है, ये सब जो अगर कहा जाए अदर बैकवर्ड क्लास से जुड़ी हुई है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ओबीसी से जुड़ा हुआ है ना, पिछड़ा वर्ग, उसमें पिछड़ा वर्ग लगाया उन्होंने। तो 2016-17 में हमने ये दो योजनाएं शुरू करी है ना, बाकी हमारे कोई काम का नहीं। तो हमने भी इकोनॉमिक सर्वे में इसी तरह से लिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग से उसको जो है वो जोड़ा है। रामजी, स्वर्गीय रामजी महाजन, वैसे भी रामजी महाजन प्रतिवेदन बहुत फेमस है। अदर बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ सबसे चर्चित जो है वो प्रतिवेदन जो है वो इसी को माना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रयोग किए जाने वाले एग्री जीआईएस प्रोजेक्ट को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है। उन्नति, सीमांक, कृषि विकास, समृद्धि। तो इसको उन्नति नाम से जाना जाता है। पहले तो हम देखें कि इकोनॉमिक सर्वे में कहाँ है। तो इकोनॉमिक सर्वे में पेज नंबर 60 के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से सीधे इकोनॉमिक सर्वे पे चले गए, यहाँ पर हम पहुंचे, हम ये पहुंच गए। अब यहाँ पर हमारा आंसर है, जो उसमें जो प्रश्न जो है वो पूछा गया है यहाँ पर एग्री जीआईएस। तो आपको दिख रहा है कि रिमोट, मतलब ये पूरा आपको सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक तो पूरा पढ़ना। इसमें से क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो है वो एग्जाम में जो है वो पंच होते ही हैं। उसमें यही आता है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, सब यहाँ पर भी जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ से भी हम इसको उठा सकते हैं या इसको देख सकते हैं। तो पहला तो यही है कि एग्री जीआईएस का संबंध क्या है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस आधारित, ये यहाँ पर इतना दिया हुआ है। दूसरा, इसका खुद का एक जो है वो पोर्टल भी है एग्री जीआईएस का, वो मैंने यहाँ आपके लिए जो है वो खोल रखा है। ये सेकंड में आपको वहाँ नहीं, यहीं दिखा देता हूँ। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है। एग्री जीआईएस को अगर हम देखें
तो यहाँ पर उन्नति वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है यूनिफाइड नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, उन्नति, ऑल्सो नोन एज एग्री जीआईएस। ठीक है, ये 2021 से द प्रोजेक्ट गोल वाज द लेवरेज द रिमोट सेंसिंग, जियो आईसीटी टूल्स और सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, सूचनाओं को उपलब्ध कराएंगे। और इसको जो अगर कहा जाए मैनेज कर रहा है एमपीएसईडीसी भोपाल। ऐसे भी ई गवर्नेंस के इतने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट, जैसे मध्य प्रदेश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये एमपीएसईडीसी जो है वो अगर कहा जाए मैनेज कर रहा है। तो मतलब हमको ये चीज पता होना चाहिए कि किसको कौन मैनेज कर रहा है। इसका भी क्वेश्चन है, मैं मतलब एमपीएसईडीसी का भी क्वेश्चन मैंने जो है वो ले रखा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे अभी ऊपर ही दिखा देता हूँ ये यहाँ पर, ये एक सेकंड, जो है वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ड्रोन के लिए किस है, ये लिखा ना, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एमपीएसईडीसी द्वारा ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। और नीचे भी लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन ने 18 अप्रैल 2022 के आदेश के अनुसार एमपीएसईडीसी को प्रदेश में ड्रोन तकनीक के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जो है घोषित किया गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूँ मैं, कोई मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप सोचोगे जो है वो हम अपना दिमाग खर्च करें। तो अगला जो है वो हमको ये समझ पड़ा, अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस स्थान पर तरल तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है ना, नर्मदापुरम, धार, इंदौर, मंडला। आंसर इसका है इंदौर। नीचे दिख रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भोपाल, ग्वालियर, सागर में 3 तरल संयंत्र स्थापित किए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि जैव विकास योजना के तहत इंदौर के पशु चिकित्सा परिसर में भी तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये हमको पता चल गया कि हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन जो है वो वन लाइन का, इसमें ज्यादा हमारे काम करें। फिर अगला है मध्य प्रदेश युवा नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यूथ पॉलिसी हमला है। मध्य प्रदेश युवा नीति वर्ष 2023 में बनाई गई, नंबर 1, ठीक है। इस नीति के तहत 15 से 29 वर्ष आयु की जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी ठीक है। नीति का कार्यक्षेत्र केवल युवाओं को रोजगार और उद्यमिता पर ध्यान रखना, ये गलत है। हम उनका संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। केवल ये थोड़ी कि तुमको इंटरप्रेन्योर बना दे, उद्योग खड़ा कर लो अपना, या एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दें, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। युवाओं को हमको नशे से भी दूर करना है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी करना है, अच्छी शिक्षा के लिए भी काम करना है ना, बहुत सारी चीजें। और दूसरा, युवा नीति को वर्ष 2022 की युवा महापंचायत के सुझाव के बाद जो है वो बनाया गया था। तो अब ये प्रश्न है कहाँ से, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। अब वो कह क्या रहा है, क्यों बनाया गया है ना, तो लिखा है युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुरूप सशक्त बनाने, सृजनशीलता को बढ़ावा देने, ठीक है, उन्हें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने हेतु एक सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी नीति की आवश्यकता थी। और इसी के तहत जुलाई 2022 में आयोजित युवा महापंचायत में युवाओं द्वारा एक समग्र और व्यापक नीति की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 10,000 से अधिक युवाओं की भागीदारी सुझाव हेतु जो है वो के आधार पर जो है वो बनाएगी। इस तरह से जो अगर कहा जाए कि ये युवा नीति जो है वो निकल कर आई, अब क्या करेगी उसी के अंदर जो है, ये इसी इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहा हूँ, ये युवा नीति युवाओं के लिए क्या कर रही है, शिक्षा और कौशल की बात कर रही है, ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही है, हेल्थ की बात कर रही है, युवा लीडरशिप की, सोशल वेलफेयर की बात कर रही है, ठीक है, स्पोर्ट एंड फिटनेस की बात कर रही है, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है। ये सब जो अगर कहा जाए इस नीति के अंतर्गत, तो हमने वहां पर उसको क्या करा कि अधूरा बनाया क्वेश्चन को। तो अभी हमको ये समझ पड़ा, हाँ, अभी हम पूरा इसको पढ़ते तो हमको इसके पूरे जो है वो युवा नीति, तो यहाँ वैसे तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, एक सेकंड, सुरेश युवा हो गई, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, ये हम चले गए यहाँ पर, हम ज्यादा दूर नहीं गए। हमारे लिए पूरा काम का भी नहीं है ना, हम सोचेंगे पूरा पूरा जो है वो हमको पढ़ना है या पूरा हम कर लें तैयार, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा वो, तो अभी हम ये चले गए यहाँ पर, आपको बहुत सारा जो है वो ये मिल गया। और इस युवा नीति को हमने यहाँ से ये खोल लिया है ना, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 का ये पूरा के पूरा हमको फाइल मिल गया 56 पेज का। तो 56 पेज हमारे काम के नहीं है, लेकिन एक दो बुनियादी चीजें
हमको पता होना चाहिए कि युवा नीति के क्या है। तो युवा नीति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व, जो मैंने वहां पर की पॉइंट्स आपको बताए हैं वही पॉइंट यहाँ लिखे हैं, बस इनकी व्याख्या विस्तार से। तो ये दिख रहा है कि भाई जो है, अगर कहा जाए 23-24 जुलाई 2022 को युवा भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में हमने इसके बारे में जो है वो सोचना शुरू किया। उसके बाद जो अगर कहा जाए कि हमने पुरानी युवा नीति लिखा ना कि मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए राज्य युवा नीति 2008 के अध्ययन के उपरांत तैयार की गई, यानी इसके पहले की जो युवा नीति थी या यूथ पॉलिसी थी वो 2008 वाली थी, उसको भी हमने देखा यहाँ पर। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि भारत में जो औसत आयु है, तो लिखा ना कि भारत में औसत आयु 28 वर्ष है। इस कारण जो है अगर कहा जाए, अब यही क्वेश्चन आ जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत आयु कितनी है, अब दिमाग खराब हो गया, क्या करोगे। नीचे जो लिखा है कि मध्य प्रदेश की में युवाओं अर्थात 15 से 29 वर्ष आयु के वर्ग की आबादी 2 करोड़ है, जो राज्य की आबादी का लगभग एक चौथाई है। जनसांख्यिकीय लाभांश, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसंख्या ज्यादा होना भी बहुत बेनिफिशियल है। इससे हम जो है अगर कहा जाए बहुत विकास कर सके, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकी लाभांश, जो किसी भी देश के विकास में बहुत, आज हिंदुस्तान के पास अगर अपने जनांकिकी लाभांश का वो लाभ ना उठा पाए 10-15 साल, तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो हमारी आबादी बूढ़ी होना है। तो अभी हमारे पास है, इसका सबसे अच्छा लाभ उठाया चीन ने। अब चीन की आबादी धीरे धीरे बूढ़ी होगी और उसने जो है वो दुनिया पे राज करने के लिए प्रयास जो है शुरू किए। तो इस नीति में 15 से 29 वर्ष आयु की जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। इतना ही हमारे काम का था, इससे ज्यादा हमको कोई लेना देना नहीं। इतने में हम जो है वो मेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते थे कि अगर हम किसी एग्जाम को दे रहे हैं, और हर एक जो अगर कहा जाए बात इसके अंदर जो है वो हमारी समाहित हो गई, जो प्रश्न वो पूछ सकता था। फिर है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं और के आरंभ वर्ष के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है वो विधवा पेंशन योजना 1 अप्रैल 2009। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जो है वो पेंशन योजना 1 अप्रैल 2009। और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, प्रदेश में योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का मूल उद्देश्य गरीबी नीचे रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम हो, कि प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये एक हमको पता होना चाहिए। तो ये योजना है कि अभी हम इकोनॉमिक सर्वे पे चले गए, उस इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हम आसानी से जो है वो देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ चले गए, 311 नंबर का पेज हमने यहाँ से क्लिक कर लिया। तो हमको ये सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट जितनी योजनाएं हम रन कर रहे हैं वो सब जो है वो यहाँ मिल जाएगी। ये पूरी देखो यहाँ से, है ना, ये सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, अब यही तो प्रश्न आते हैं। प्रश्नकर्ता क्या करता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की। अब बच्चा सोचता है यार ये तो हमने किसी गाइड में भी नहीं पढ़ी, इतनी पुरानी पूछ ली 95, अरे ये योजना अभी भी चल रही है ना। इसीलिए तो, और इकोनॉमिक सर्वे में क्यों लिख रहा है वो, इसलिए लिख रहा है। तो ये योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशाली हो गई, ये हो गया। बाकी इसमें क्या हो रहा है वो हमारे लिए काम करने। राष्ट्रीय जो है वो विधवा पेंशन योजना, ये जो अगर कहा जाए 1 अप्रैल 2009 से चल रही है, ये हमारा हो गया कि हाँ सर ये 1 अप्रैल 2009 से चल रही है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का बस ये फायदा होता है कि हमारी कई सारी स्कीम्स के क्वेश्चन, उनके फिगर के क्वेश्चन हमको इसमें तैयार है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1981 से प्रभावशाली। अब दिमाग खराब हो जाए, कोई टिका ही ना लगा सके, ठीक है, मतलब वो दिमाग ही नहीं लगाएगा कि यार 40-45 साल पहले से अगर कहा जाए कोई योजना जो है वो चल रही। तो इकोनॉमिक सर्वे में बेनिफिट बस ये होता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना कब से चल रही, 1 अप्रैल, अभी हमारी योजना ही रिवाइज हो गई 1 अप्रैल 2016 से। हो सकता है कि इसमें कोई चीज गफलत वाली, बट मैंने कहा ना इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा हम उसको पहली प्राथमिकता पे रखें यहाँ पर। तो ये एक बुनियादी बात है जो हमको पता होना चाहिए। दूसरा, हमको इनडायरेक्ट क्या क्वेश्चन मिल गया इससे, इनडायरेक्ट ये हमको मिल गया जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई सामाजिक न्याय के अंदर क्या क्या चीजें आती, तो हम ये बोलते हैं कि जो वृद्धावस्था से जुड़े चुनौतियां हैं, उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उसको देखना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। विधवाओं से जुड़े मुद्दों को देखना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मुद्दों को देखना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा।
महिलाओं से जुड़े मुद्दों को देखना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निशाक्त पेंशन योजना यानी दिव्यांग जनों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको देखना जो है वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ये सब जो है अगर कहा जाए सामाजिक यानी सोशल जस्टिस के अंदर आता है। तो कभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का वेबसाइट देखो, महिला, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग जन, वृद्ध जन, इनसे जुड़ी योजनाएं वो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो ये एक मुझे अगर कहा जाए हमारे लिए काम का। अगला है केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में आने वाले 150 जिला भारत में जो बड़े रिजर्वायर हैं 150, उसमें मध्य प्रदेश के कितने शामिल हैं? 5, 7, 9, 11। तो आंसर है इसका 11। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब स्क्रीन में हमको यहाँ पर 11 के 11 दिख रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन जवाब अगर कहा जाए हमारा तैयार क्या हो गया, हमको ये समझ पड़ गया कि यार हम हमारे मध्य प्रदेश में जैसे कोई पूछे कि यार कोई हमको रिजर्वायर डैम प्रोजेक्ट वाकई वगैरह जो अगर कहा जाए तैयार कर, तो हम कौन कौन से जो अगर कहा जाए कि तैयार करें, हमें ये समझ पड़ा कि यार ये गांधी सागर, तवा, बरगी, बाण सागर, इन जगह इंदिरा सागर, बारना, ओमकारेश्वर, ये सब। तो इस समय हमारे पास जो अगर कहा जाए इतने जो है वो जलाशय हैं, ये जो मॉनिटर कर रहा है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये 11 हमारे पास जो अगर कहा जाए कि बहुत सारे जलाशय, लेकिन इनको मेंटेन कितने को कर रहा है इनको। दूसरा कि कई के नाम, जैसे अगर कहा जाए कि एक स्थानीय, अगर हम किसी मध्य प्रदेश के बच्चे से पूछते हैं कि भाई ये अटल सागर क्या, तो वो कहेगा सर ये तो मड़ीखेड़ा जो है वो डैम है। वो अटल सागर के नाम से नहीं जानता। जैसे आप में से कोई होगा शिवपुरी का होगा, तो शिवपुरी और उसके आसपास के किसी बच्चे से पूछो कि यार ये जो अगर कहा जाए तुम्हारे इधर डैम कौन सा है, तो ये थोड़ी बोलेगा कि अटल सागर डैम है। वो क्या दिमाग लगाएगा, वो कहेगा सर जो है वो मड़ीखेड़ा डैम है। अब सरकार ने उसका नाम बदल दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही कि जैसे वो चंबल एक्सप्रेस वे अटल एक्सप्रेस वे हो गया है। तो लोकल आदमी तो कई बार जो है वो चंबल एक्सप्रेस वे बोल जाता है, लेकिन हम जो है उसको अटल एक्सप्रेस वे ही बोलते हैं। तो आज अटल सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, ठीक है, या रिजर्वायर जो भी आपको लगे, जो कि सिंध नदी से जुड़ा हुआ है, वो मड़ईखेड़ा के नाम से जो अगर कहा जाए ज्यादा जाना जाता है स्थानीय। तो कोशिश करना ये रहता है कि अगर अटल सागर, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए यार मैंने किसी गाइड में अटल सागर क्यों नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नाम और तो नहीं पढ़ा, तो सर्च कर लिया इंटरनेट पे। तो हमने क्या करा यहाँ सिंपल, मतलब देखो आज इंटरनेट के जगत में अपनी जिज्ञासाओं को सही जगह शांत करना बहुत जरूरी है। हर जगह नहीं, सही जगह आपको जाए, तो हमने यहाँ सिंपल एक टाइप किया अटल सागर डैम, है ना, सिंपल कीवर्ड टाइप किया, हमको लगा यार कहाँ है। अब हमने अटल सागर डैम किया, ये हमारे पास अटल सागर डैम आ गया। अब यहाँ पर पहली लाइन ही दैनिक भास्कर की मिल रही, अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम सी से जहां करेरा क्षेत्र के अलावा दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिले के कई गांवों में सिंचाई हो रही है ना, वहीं शिवपुरी शहर में, ये पहला हमको आर्टिकल मिल गया। मड़ीखेड़ा डैम, हर जगह मड़ीखेड़ा डैम ही आ रहा है ना, कहीं अटल सागर तो नहीं आ रहा, क्योंकि अब अटल नाम है पर जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये जो दैनिक भास्कर या इस तरह के जो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, इससे हमने क्या करा, दो हमको बेनिफिट हुए। पहला हमको पता चला कि यार नदी कौन सी है, दूसरा पता चला कि वो क्षेत्र कौन सा है जैसे शिवपुरी, तीसरा पता चला कि इस डैम को और किस नाम से जानते हैं। तो यही चीजें हैं। अब जैसे ये 2 साल पुराना है कि चेंड एरिया में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ जैसे हालत, अटल सागर बांध के खोले गए 8 गेट। अब यहाँ पर पूरा जो है वो सिंध नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है, डेज डेज डेज, बाकी तो जो है वो हमारे लिए कोई काम का है। तो जिज्ञासा अपनी वहां जरूर होना चाहिए कि कोई नाम है, और ये नाम हमने सुना ही नहीं यहाँ पर केन 11 में से, बाकी के जिसका नाम जैसे है वो नाम से अगर कहा जाए है तो ठीक है, चल रही है अगर कहा जाए। जैसे हलाली है, अब सम्राट अशोक जो है अगर कहा जाए सागर परियोजना, अब उसको हम लोग सम्राट अशोक थोड़ी बोलते, हम क्या मतलब लोकल आदमी से पूछो हलाली डैम, तो सम्राट अशोक सागर डैम। अब एक आम आदमी तो उसको अगर लोकल आदमी से वहां के पूछोगे यहाँ पर, तो वो तो हलाली बोलेगा, पर टेक्निकली उसका नाम तो जो है वो अगर कहा जाए कि सम्राट अशोक सागर के नाम पर है ना। अब वो विदिशा में सम्राट अशोक सागर जो है, उनकी तो वाइफ ही विदिशा से थी, ठीक है, तो वो काफी लंबे समय तक वहां रहे। उसके पास, विदिशा के पास ही उन्होंने जो है स्तूप बनवाया, हालांकि जिला विदिशा नहीं पड़ता, वो स्तूप तो रायसेन में आ जाएंगे, बट लिंक हमारे लिए आ सकता है कि हाँ ये रायसेन और विदिशा जिलों की निर्भरता। तो प्रश्न, मतलब देखो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे खुद भी पढ़, तो उसमें ये जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, है ना। अगला, वर्ष 2013 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक सबसे अधिक बार सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई, पहला, है ना, ध्यान समझिए, ये वर्षा से।
दूसरा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भूजल दोहन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन भी सेम कट पेस्ट है, मैं आपको क्वेश्चन भी क्रॉस चेक करा सकता हूँ पेपरों में जो आए हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उत्तर ढूंढना, उस पेपर को जाने में टाइम खराब होता है। पर ये सब क्वेश्चन एग्जाम वाले पूछ रहे हैं अभी यहाँ पर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भूजल के आधार पर सुरक्षित विकास खंडों की संख्या, जिनमें ठीक ठाक स्थिति में ग्राउंड वाटर है, वो 226 है। और मध्य प्रदेश का स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट वर्ष 2023 में 58.75% रहा। अब हम अगर इसको इकोनॉमिक सर्वे पे जाएं, तो हम अगर 2013 से 13 14 15 16 2013 से 22 23 तक देखें, तो अधिक वर्षा, ठीक है, अधिक वर्षा, सामान्य वर्षा और अधिक वर्षा, दो बार ही सामान्य से कम वर्षा हुई। एक एवरेज मध्य प्रदेश में, एवरेज औसतन अगर हम देखें, तो 100 से 110 सेंटीमीटर या 1000 से 1100 mm, अगर हम औसत निकाल लें, वर्षा जो है वो होती है। ये ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम देखें तो 2 साल हमको ऐसे मिले जहां कम वर्षा है, लेकिन बाकी में या तो सामान्य वर्षा है या सामान्य से अधिक वर्षा है। तो प्रश्न गुमराह करने वाला था। ठीक है, सबसे अधिक बार सामान्य से कम वर्षा नहीं, सबसे अधिक बार जो अगर कहा जाए, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर। तो टोटल हमारे पास कितने फिगर है, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से 3 बार जो है वो अगर कहा जाए अधिक वर्षा, 50% सामान्य से अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा के, चूंकि वो यहाँ पर बोल रहा है कि मालवा क्षेत्र में, तो मालवा कृषि के लिए तो फेमस ही है, आपको मालूम है कि मालवा और उसके आसपास, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर हैं, तो हम जो है वो ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे। अब आप कहोगे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या, तो आप में से हर एक जानता है कि यार हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इरिगेशन का रिसोर्सेज, अगर कोई पूछे कि काहे से हम सिंचाई कर रहे हैं, तो पहला नंबर है कुआं, और उसी के साथ उसका जोड़ीदार है जो अगर कहा जाए ट्यूबवेल, है ना। आप कुआं नहीं खोद पा रहे हैं तो खेत में ट्यूबवेल खुदवा लेते हैं लोग आजकल, लेकिन पहले के जमाने में लोग कुआं खोदते थे, है ना। तो वो देसी ट्यूबवेल ऐसे समझो कि कुएं में वो जो है वो जल पर ही डाल देते हैं, वो भी ट्यूबवेल की भूमिका में आ गई आजकल तो, है ना। कुएं को गहरा करा लेते हैं, जैसे कुआं है 100 फीट गहरा, नहीं साहब पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा ये इसी को और जो अगर कहा जाए खुदाई करा दो इसमें, और नीचे पतली एक ड्रिल करके खुदाई करके उसमें जो है वो एक समरसेबल जो है वो डाल दिया, क्या। तो भूजल का दोहन वहां सर्वाधिक हो रहा है, ये बिल्कुल सही। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगेगा, तो मैं आपको ले जाता हूँ 275 नंबर पेज के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे। अब ये 271 जो है, अब ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आने वाली लगभग सभी अतिशोषित मूल्य इकाइयों में जहां भूजल का दोहन पिछले दशकों के दौरान कई गुना हुआ, ये सबसे ज्यादा यही, तो मालवा के दौरान यहाँ पर। दूसरा हमको ये कह रहा है कि इसके अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में मई के माह के दौरान मानसून के पूर्व की स्थिति में ग्राउंड वाटर लेवल सबसे नीचे जाता है। यानी हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा कब नीचे जाएगा मध्य प्रदेश में, मई के महीने में। सबसे ज्यादा हम जो अगर कहा जाए कि इरिगेशन के लिए कौन से साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुएं और ट्यूबवेल, यानी ग्राउंड वाटर का अगर हम नंबर ऑफ डैम ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर दें, उससे कैनाल सिस्टम को ज्यादा डेवलप कर दें, है ना, यानी यहाँ पर खेतों में तालाब बनाने के लिए प्रेरित करें या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए प्रेरित करें, तो हम उस ग्राउंड वाटर के लेवल को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये एक बेसिक सी बात है। भूजल में आपको दिख रहा होगा मई के माह में ही जो है वो सबसे ज्यादा, अलग अलग सालों का जो है वो इसमें बताया गया, नवंबर में भी बताया गया, वो सब हमारे काम का जो है वो नहीं। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हम किसी गाइड में पढ़ लें, वहां थोड़ी मिलेगा, ये केवल इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलती हैं चीजें, कि ये 2017-18 के बाद मानसून के पश्चात भी भूजल के जल में गिरावट के रुझान दिखाई देते हैं। हमारे जो डिविजन्स हैं उनकी स्थिति बताते हैं क्या है, कितने जो जिले अगर कहा जाए, जिसमें कि प्रदेश के जिलों में वर्षा का पैटर्न दर्शाया गया, 2021 से की तुलना में 2022 में अधिक वर्षा वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि कम वर्षा वाले जिलों की संख्या में कमी आई। इससे सिर्फ देखिए अभी वर्षा का आंकड़ा ठीक ठाक चल रहा है हमारे यहाँ भी, हमको दिख रहा है कि जरा स्थिति अच्छी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ ठीक ठाक है, कहाँ ज्यादा गिर रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने जो पूछा था वही है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे जो है वो पूछे जाते, और कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ। यही सब क्वेश्चन ये मैंने नीचे लिए भी हैं, ये है ना, अटल भूजल वाला, खनिज वाला, ये सब मैंने लिए हैं। अभी धीरे धीरे आपको सब जो है वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो ये वाला हो गया। फिर अगला है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है अगर कहा जाए शामिल नहीं किया गया, है ना। सिंध सागर, ईसा खेड़ा, अशोकनगर। अब आपसे यही पूछ सकते हैं कि सिंध सागर कहाँ है,
ये भी अगर कहा जाए पूछ ले तो क्या करोगे? अमृत सागर तालाब रतलाम, शिवपुरी तालाब शिवपुरी, हनुमंतैया द्वीप खंडवा। हनुमंतैया एग्जैक्टली खुद कुछ नहीं है, एग्जैक्टली इंदिरा सागर जो डैम है उसका जो रिजर्वायर है उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने एक वाटर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स खंडवा में डेवलप कर दिया। आप में से कोई गया होगा तो खंडवा में एक जगह पड़ती है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, उसी के बहुत नियरेस्ट जो है वो हनुमंतैया नाम का जो है वो वाटर टूरिज्म, अभी वहां पर इवेंट चल भी रहा होगा। जनवरी में वो लोग जो है वो इवेंट सेलिब्रेट हर साल ही कराते हैं वहां पर। तो उसका इससे कोई सरोकार जो है वो नहीं। 272 पेज पर इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि वेटलैंड नियम 2017 का पालन करते हुए राज्य की सभी वेटलैंड जिन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार और डेस 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 निवेश किया जा रहा है, उसमें उसने नीचे डाल दिया कि यहाँ पर जो है वो रतलाम, सीता सागर जो है वो, दतिया, सिंध सागर, ईसागढ़ जिला, अशोकनगर, शिवपुरी तालाब शिवपुरी जाकर कहा जाए, ये बेसिक हो गई है ना। तो अमृत सागर तालाब, रतलाम, सीता सागर, दतिया, ऐसे उन्होंने यहाँ पर डाला। इसके अलावा हमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी वेटलैंड इस समय जो है वो अगर कहा जाए आपके रामसर साइट्स में। तो पुरानी राजा भोज सेतु हम सोचें, छोड़ दो, अभी लेटेस्ट याद रखो, लेटेस्ट जैसे अभी नर्मदापुरम का तवा। तो तवा जो है वो अभी अगर आप 2024 के आंकड़े देखें, ये देखो, तवा डैम रामसर स्थल। तो अब जो तवा रिजर्वायर है नर्मदापुरम जिले में पड़ता है, इटारसी के पास, जो वहां का होगा वो तो जानता होगा। तो ये एक नई दुनिया की खबर दिख रही है, 14 अगस्त 2024 है ना, यानी ये करंट अफेयर से हो गया कि मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली, जिससे भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हुई उस समय की स्थिति। हमें ये पता चला। अब हमारे काम का क्या है? हमारे काम का केवल ये है कि भाई तवा जैसे कोई नर्मदापुरम जिले का है, उसको तो मालूम है क्या नर्मदापुरम में जो तवा रिजर्व है, लेकिन जो नहीं है तो उसके लिए तो बड़ी दिक्कत जो अगर कहा जाए। तो उसको ये आइडिया है कि नर्मदापुरम सहित हरदा जिले में हरित क्रांति लाने के लिए इटारसी तहसील में हरित क्रांति क्यों, क्योंकि जो तवा रिजर्वायर है उससे कैनाल निकाली गई है जिसका नाम है तवा कैनाल। इस तवा कैनाल ने नर्मदापुरम से हरदा तक के पूरे बेल्ट को बहुत अच्छा इरिगेटेड किया, किसान को जो है अगर कहा जाए समृद्ध किया। अब वो 3 फसलें लेने, अगर उस बेल्ट का कोई होगा तो वो ये एग्री कर जाएगा कि हाँ सर गर्मी में मूंग के लिए पानी छुड़वाती है सरकार, तो हम एक तीसरी फसल ले पा रहे हैं। कोई हो जो उस बेल्ट का हो, किसान का, जो उसके माता पिता किसान हो, वो मैसेज कर सकता है कि हाँ सर वो हम अप्रैल के बाद जो है वो मूंग लगा देते हैं, तो अगर नहर में पानी छूट जाता है तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है। तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल भी ठीक रहा, क्योंकि कुएं और ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो गई। यहाँ हमें रामसर साइट्स का रिवीजन हो गया कि आज हमारे पास जो है वो कितनी रामसर साइट्स है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम वाला जो है वो पूछता है। और कुछ जो है तो आप देखा ना कि अब एमपी में 5 रामसर साइट्स। तो भोज तो पहले से ही है, यशवंत सागर हो गया, सिरपुर हो गया, सांक्य सागर हो गया, तवा रिजर्वायर हो गया। ये बस ये ऐसे जो है वो आपको याद रखना, तवा नदी के ऊपर ही है यहाँ पर, और तवा और नर्मदा के संगम के ऊपर बांद्राबान नाम की जगह फेमस है। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे में पूरा जो है वो उसी के ऊपर टिक जाए। निम्नलिखित में से किसी एक योजना का संबंध कौशल विकास से नहीं, यानी इनमें से कौन सी योजना जो है वो स्किल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करेगी? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बिल्कुल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अभी लेटेस्ट योजना है, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कोई कुमार है, कोई बड़ी है, कोई चर्मकार है, ठीक है, कोई सुनार है, इनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो सरकार लेकर आई है अभी। प्रसाद योजना और प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, इनमें से 3 तो स्किल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कौशल विकास से। अब हम आते हैं कि प्रसाद योजना की बात करते हैं ना, तो प्रसाद ऑलमोस्ट आपको मालूम होगा कि जितने हमारे रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसों को कैसे जो अगर कहा जाए मॉडर्नाइज करें, अपग्रेड करें, उनमें जो अगर कहा जाए क्या चीजें सुविधा हो, जैसे हमारा महाकाल लोक जो बना है ये प्रसाद योजना के तहत ही फंडिंग से बना। तो प्रसाद योजना भारत सरकार की योजना है जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बेहतर बनाना। इस योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। ये योजना साल 2014-15 में शुरू की गई। अभी हाल फिलहाल में क्या स्टैंड कर रही है इसको देखने के लिए हम सबसे लेटेस्ट प्रेस रिलीज इसका जो है वो देखना देख सकते हैं। यहाँ पर ये सब जले हुए हैं, जैसे ये 25 नवंबर का प्रेस रिलीज है, ठीक है, अभी 25 नवंबर 2024 का। तो इसमें बकायदा प्रसाद योजना के ऊपर कहाँ किस राज्य में जो अगर कहा जाए कितना फंड है। तो अब हम ज्यादा दूर नहीं जाए, हम अपना मध्य प्रदेश ढूंढे कि क्या मध्य प्रदेश है, तो हाँ दिख रहा है कि अब हमको दिख रहा है कि प्रसाद योजना के तहत अमरकंटक को डेवलप कर रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत ओमकारेश्वर, क्योंकि वहां पर जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है, उसको डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 साइट्स के ऊपर अभी हम जो है अगर कहा जाए और फंड कर रहे होंगे, यानी ऐसी जानकारियां हमको इसमें जो है वो मिल जाती है यहाँ पर।
बाकी जो है वो लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई, ठीक है, साइट्स अंडर प्रसाद स्कीम, कौन कौन सी साइट्स प्रसाद स्कीम के तहत, इसमें भी हम मध्य प्रदेश की साइट्स के बारे में देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अगर कहा जाए ये पीताम्बरा पीठ दतिया, अच्छा ये भी ले लिया उन्होंने अगर कहा जाए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अब ये शनिदेव टेम्पल मुरैना ये भी आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे भी हम काम करेंगे। अब पता चले यही प्रश्न पूछ ले को शनिचरा मंदिर जाओ अगर कहा जाए प्रसिद्ध, यूं तो बहुत सारे जिलों में है इस तरह के अगर कहा जाए नवग्रह मंदिर शनिचरा मंदिर, पर कहीं ना कहीं मुरैना का बहुत फेमस होगा। तो ये मुरैना के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा है ना कि शनिचरा मंदिर जो, अगर अब यही क्वेश्चन इस साल आ जाए शनिचरा मंदिर जो है वो कहाँ है, जैसे वो पिछली साल एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, अब चूंकि वो चर्चा में था, अगर आप यहाँ जाओ जो प्रश्न पूछा था पहले तो मैं वो दिखाता हूँ ना। अगर हम ये धार की वेबसाइट के ऊपर चले गए ना, ऑफिशियल वेबसाइट धार जिले की, और धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम जब यहाँ पर पर्यटन स्थलों पर चले गए, यानी जो यहाँ इन पर्यटन स्थलों में देखें ये, तो अब पिछली साल उन्होंने ये पूछ लिया कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल का, अब क्या कर लोगे आप, न्यूज में कोई चीज है तो करंट से भी कनेक्ट, क्योंकि न्यूज में था तो पूछ ले। तो यहाँ पर दिख रहा है कि धार जिले की भूमि में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक जैसे मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है, सरदारपुर तहसील से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है, ये सिंपल प्रश्न पूछा है तो, और डला हुआ है वेबसाइट के ऊपर। इस तरह से चीजों को हमको समझना पड़ेगा ना। तो ये प्रसाद योजना ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, बाकी पेज नंबर 257 जो मैंने कहा उससे हम जो है वो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम जाएं तो ये हम चले गए आपको लेकर कि हाल फिलहाल में स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश क्या काम कर रही है। तो 2011 के यहाँ पर आंकड़ा क्या मिल रहा है, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते 15 से 59, यानी देखो वर्किंग पॉपुलेशन, ये फ्री का क्वेश्चन हो गया, किस पॉपुलेशन को आप वर्किंग पॉपुलेशन बोलोगे, 15 से 59, यही सबसे ज्यादा माइग्रेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवास होता है ये वर्किंग पॉपुलेशन का ही ज्यादा होता है। 59 को कामकाजी आयु वर्ग में रखा गया है। 59% आबादी के साथ 23 वर्ष इसकी औसत आयु, ये हमको मिल गया 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, मध्य प्रदेश का आंकड़ा, वहां इंडिया का मिला था अभी हमको, यहाँ मध्य प्रदेश का मिल गया। अब इसको मुख्य धारा से जोड़ना है, क्या चला रहे, सीखो कमाओ योजना चला रहे, ये पहला यहाँ पर हो गई। जो अगर कहा जाए नेशनल अप्रेंटिसशिप जो अगर कहा जाए प्रमोशन स्कीम चला रहे हैं, ये दूसरा हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले चला रहे हैं जैसे कम से कम उनको रोजगार मिले, ये सब चीजें। पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार ने सितंबर 2000, ये क्वेश्चन आ सकता है, कब शुरू करी पीएम विश्वकर्मा, सितंबर 2023 में। कितने ट्रेड शामिल किए, तो 18 व्यवसायों को शामिल किया। जो चीजें न्यूज में आ जाती हैं वो न्यूज में आ जाती हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, ठीक है, धरती आबा योजना के बारे में। तो टेक्निकली क्या हुआ कि अभी 2 अक्टूबर को जब हमने धरती आबा कार्यक्रम की शुरुआत करी, 2 अक्टूबर को झारखंड से, तो उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा जो है वो कहा जाने लगा। 2 अक्टूबर धरती आबा, आपका हो गया, आबा कर देते हैं इसको। एक सेकंड। इंटरनेट पे एक तो ये दिक्कत है कि आपको हिंदी में उसको ढूंढने के लिए, एक सेकंड में, एक सेकंड। अब जो है अगर कहा जाए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना मैंने लेके आया है। अब ध्यान से समझिए ये योजना क्यों। अब एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस हुई 2 अक्टूबर को शुरू हुई। अभी हमारा ये नहीं है कि झारखंड में जो है वो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। बट इस योजना को जिस दिन ये शुरू करा, ये अभियान, योजना ना की अभियान बोलते हैं, अभियान जब शुरू किया उसके बाद से हिंदुस्तान के जो नेता हैं उनके मुंह पे एक नया नाम आ गया। अभी तक हम भगवान बिरसा मुंडा बोल रहे थे, अब हम बोलने लगे धरती आबा बिरसा मुंडा, है ना। अब जो अगर कहा जाए कि भगवान बिरसा मुंडा की जगह हम धरती आबा शब्द का प्रयोग, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के लिए धरती आबा शब्द प्रयोग किया जाता था, तो जो नाम हो जाता तो अब वो उसी नाम से ट्रेंड चल रहा है। उसी नाम से जो अगर कहा जाए यहाँ पर, जैसे अपन सूर्य क्रांति टंट्याविल बोलने लगते ना, तो वैसे जो अगर कहा, तो प्रश्नकर्ता जो चीजें न्यूज में चलती हैं उनको जरूर टटोलने की कोशिश करता, देखने की कोशिश करता है। अगला है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत थी। 63, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नियरेस्ट फिगर आएंगे तो 67.8। ये आपको जो अगर कहा जाए दिख रहा होगा कि हमारी जो लेबर जो फोर्स है उसका जो अगर कहा जाए रेशो पूछा है,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लेबर फोर्स किसकी डेफिनेशन में आएगा। पहले तो आपको सबको मालूम है कि 15 से 59 की जो एज होती है, ये कार्यशील जनसंख्या। 14 साल, देखो 8 से 14 साल तक का बच्चा तो पढ़ेगा ना। संविधान भी कह रहा है कि आप 14 साल तक के बच्चे से काम नहीं करा सकते। तो 15 से शुरू होकर 59, 60 के ऊपर की जो जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। 12 13 14 साल तक की जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन। आपके घर में कोई बच्चा है, उसको डिपेंडेंट कहोगे। आश्रित जनसंख्या, आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के, 65 70 72 75 80, आप उनको डिपेंडेंट कहोगे। तो उनके लिए एक वर्ड होता है वर्किंग पॉपुलेशन वर्सेस डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखें, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, हर देश में ये चीजें अलग होती है ना। डिपेंडेंट पॉपुलेशन की अगर कहा जाए, जो परिभाषा है वो हर देश के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो चिल्ड्रन, ठीक है, 15 साल से नीचे का कोई है तो डिपेंडेंट, और 65 साल से ऊपर का कोई है तो अगर कहा जाए वो डिपेंडेंट किया। हमारे यहाँ जो अगर कहा जाए तो 15 से 59 को वर्किंग रखा गया। उसके ऊपर कई जगह 60 साल रिटायरमेंट है, कई जगह 65 है रिटायरमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 65 मान लें आइडियल, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमने डाल दी। तो वहां यही तो पूछा गया है। तो हमें दिख रहा है कि 2022-23 में लगातार जो अगर कहा है संबल भागीदारी दर क्या हो रही, ठीक हो रही, तो 67.8%। ये हमको याद रखना है। देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी में सिल्क के किस प्रकार का प्रचार करता है। शहतूत यानी मलबरी। देखो ये सिल्क की सब किस्में हैं, मलबरी है, टसर है, एरी है, मूंगा है, ये सब सिल्क के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये सभी सिल्क के ऊपर काम हो रहा है। और ये अपने आप में एक प्रकार का यूनिक जो है अगर कहा जाए इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश शासन का। तो ये सिल्क टेक पार्क कहाँ है ये पूछा जा सकता है। शहतूत किसका प्रकार है, मलबरी किसका प्रकार है, एरी किसका प्रकार है, मूंगा किसका प्रकार है। तो ये सिल्क के प्रकार हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। तो टेक्निकली जो है अगर कहा जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा आर्टिकल छपा हुआ है यहाँ पर कि पचमढ़ी सिल्क टैग का उद्घाटन। सभी 4 प्रकार के सिल्क, शहतूत, टसर, एरी, कोरल को कोरल नहीं बोला जाता, ये तो ट्रांसलेट का कमाल है, मुंगई बोलते हैं उसको, कि प्रचार के लिए किया गया, जो देश में एकमात्र सिल्क टैग पार्क है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत किस प्रकार की गई। तो अभी हमारी दो योजनाएं होंगी। एक हमको क्या समझ पड़ी कि अभी हमने, ठीक है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान देखा। वो कब देखा हमने, 2 अक्टूबर को। ये हमने देखा 15 नवंबर 2023 को। अब पहले तो देखें कि इसका आंसर ढूंढें। इसका आंसर दिख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी के लिए ये योजना शुरू की गई। तो हमको ये तो समझ पड़ गया कि जो जनमन अभियान है वो 15 नवंबर 2023 से काम करता है। हमारे मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां उसमें आ रही हैं, बेगा, भारिया, सहारिया। हमारे मध्य प्रदेश के 24 जिले जो है उसका हिस्सा है। ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के 24 जिले अगर कहा जाए में जो है वो इसको इससे जोड़ा गया है। ये बेसिक सी बात है। 9 मंत्रालय इसमें है, 11 घटक इसमें है, ये उसके हिसाब से। अब कई बार लगता है ना कि वो धरती आवा जो है वो ग्राम उत्कर्ष अभियान क्यों 15 नवंबर को ही शुरू क्यों नहीं किया गया। 15 नवंबर तो झारखंड में इलेक्शन थे, तो झारखंड के इलेक्शन के कारण वो आचार संहिता थी, तो प्रधानमंत्री जी पहले ही काम करके आ गए वहां पे। ये आप याद रखिए। तो कई बार ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न के उत्तर को कैसे ढूंढें। झारखंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये हम चले गए बेसिक से प्रश्न को। तो ये 2024 आपको दिख रहा है, 13 से 20 नवंबर 2024। अब हम 15 नवंबर को कैसे करते थे, आचार संहिता में क्या योजना का उद्घाटन करे आते, क्या अभियान शुरू करे आते। तो हमने कहा यार क्या करें, 15 नवंबर को नहीं कर सकते तो किस दिन करें। उन्होंने कहा गांधी जयंती पे कर, चलो 2 अक्टूबर को। तो उन्होंने लिंक करा। तो इसको याद ऐसे रखो, कंफ्यूजन यही होता ना। कंफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो यही, और कुछ कंफ्यूजन कुछ नहीं होता। कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होना शुरू होते हैं कि हम क्यों 15 नवंबर के ओर दिमाग जा रहा था। अब अगर किसी को ये पता चल गया कि यार झारखंड में इलेक्शन हुए हैं, तो 15 नवंबर की जगह 2 अक्टूबर को जो अगर कहा जाए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो टिक लगा के आएगा। 15 नवंबर टिक नहीं लगा के आएगा। एक बुनियादी जो है वो हमको पता होना चाहिए। फिर अगला जो है वो, मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। फसल, पशुधन, मत्स्य, खनन। तो पहले तो देखिए कि ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। देखो प्राइमरी सेक्टर और अपने एलाइड सेक्टर के साथ काम करता है। जैसे फिशरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक एलाइड सेक्टर।
एनिमल हस्बेंड्री ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक अलाइड सेक्टर है। फॉरेस्ट्री ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक अलाइड सेक्टर है। ठीक है। माइनिंग यानी खनन ये भी प्राथमिक क्षेत्र के, तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कई उप क्षेत्रों में विभाजित है। उनमें चूंकि हम मध्य प्रदेश तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, हमारी तो आबादी गांव में सबसे ज्यादा रहती है। तो क्रॉप, अब हम कहेंगे नहीं हमको इसको समझना है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर खुद इकोनॉमिक सर्वे में दिख रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में स्थापित है, उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की। इसका योगदान वर्ष 2011-12 में 33.85% से बढ़कर 2023-24 में 45.53% हो गया। ठीक है। और स्थिर भावों पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बाजार मूल्य होते हैं उसके ऊपर ज्यादा काम करती है सरकार, क्योंकि वो फिगर थोड़े ज्यादा दिखते हैं। जैसे यहाँ स्थिर भावों पर देख रहे हो तो ये फिगर कम दिख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो तो ये ज्यादा दिख रहे हैं। तो वहां पर ये देख लेना कि प्रश्नकर्ता ने क्या प्रश्न पूछा है, वो भी मैं अब नीचे लूंगा उसमें। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ इसी के अंदर हम देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि फसल वृद्धि में, यानी टोटल जो हमारा जो ग्रोथ हुआ उसमें देखो फसल वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, 32.29 से 32.32। पशुधन कितना हिस्सा है, लगभग 7.5% का। ठीक है। और बाकी का भी जो अगर कहा है तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि हाँ भाई वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर में क्रॉप वाला सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा है। क्रॉप वाले के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पर विद्युत, गैस, रिपेयर वर्क और वाटर सप्लाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये, तो हमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की जो देखो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम क्या ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, गैस आएगा, वाटर सप्लाई आएगी, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। हमेशा सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन में यही आएंगे, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, गैस, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र में जितना भी अगर हम कहा जाए कि ये रिपेयरिंग और ये सब काम कर रहे हैं, अब आपके घर कोई आया, मैंने कहा यार हमें लैपटॉप रिपेयर करना, थोड़ी देर के समय लिए है ना, तो वो सर्विस कर रहा है ना, सर्विस कॉस्ट ले रहा है, तो हम रिपेयरिंग को उससे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा ना है कि जो अगर कहा जाए सुधार कार्य, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, जो बैंकिंग आप लेते हो, इंश्योरेंस आप लेते हो, शेयर खरीदते हो, ये सब ट्रेशरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। टूरिज्म एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ये सब ट्रेशरी में आता है। तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र तो ऐसे रिवीजन होगा। प्राइमरी में आपको समझ पड़ गया एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री। ठीक है, माइनिंग ये हो गया। सेकेंडरी में आपको दिख गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। ट्रेशरी में जो आपको हो गया होटल, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सब जो अगर कहा जाए बैंकिंग सर्विसेज, ये सब जो है वो ट्रेशरी सेक्टर के अंतर्गत जो है वो आ गया। इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आपके जो है वो पंच होते हैं, या इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का, अभी क्या अचानक कोई काम आ गया मुझे, तो इसको मैं आप नीचे बहुत अच्छे कमेंट कर देना, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रफली। ये क्वेश्चन के बाद 15 देखो, ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए, पूरे मुझे कराना है आपको, तो पूरों को एक्सप्लेन करना है। बट जो है वो एक तो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना उसमें कोई लाइक करते हो, तो लगता है कि प्रयास कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, लाइक करने से तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि। तो जो प्रयास हम कर रहे हैं आपके लिए वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखने में या समझने में जो है वो मौका मिलता है, इसीलिए। तो अभी आज जो है वो अचानक अभी क्या हुआ, मुझे कहीं एकदम जाना पड़ रहा, मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा था, तो इसको मैं इसका पार्ट 2 में भी जो है वो कल तो नहीं परसों लेकर आ जाऊंगा। आपको 2-3 फरवरी तक पूरा इकोनॉमिक सर्वे तैयार करा के फ्री कर दूँ, ये मैंने सोच लिया है कि इकोनॉमिक सर्वे से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, आपको फ्री कर दूँ तो ज़्यादा वेल गुड रहेगा। तो देखिए नीचे कमेंट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा लगेगा वीडियो आपको। बाकी इसमें बहुत सारे अच्छे हेल्दी क्वेश्चन हैं, दिख रहा होगा आपको। ये सब क्वेश्चंस मैंने लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ जितना इकोनॉमी में आता सब कुछ कवर किया मैंने, जितना सब कुछ A to Z, जितनी पॉलिसी, सब पॉलिसी कवर कर ली। देखा ना, यहाँ पर पुनर्वास नीति, नवीनीकरण नीति, स्टार्टअप नीति, MSME नीति, सब जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सब जो है वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, ईश्वर करे आपको सफलता मिले, उन्नति कीजिए आप। धन्यवाद। बाकी जो मैंने कहा है कमेंट करिए, बताइए कि आपको कैसा लगा ये, मतलब जो MCQ के रूप में हमने इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन जरूर आता है ना, टू वे ना, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जो अगर कहा जाए बात में। फीडबैक नहीं होता तो उतना
अंदर से लगता है कि हम सही प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर खड़ा होता है, बच्चे पे नहीं होता। बच्चा तो अपनी जगह सही होता है, लगता है कि यार हमारा एफर्ट सही नहीं है, बच्चे को मजा नहीं आ रहा, मतलब हम गलत दिशा में पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी लगता है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबको, और खूब उन्नति कीजिए, मेहनत कीजिए, धन्यवाद।